जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड टारगेट 50 प्लस सीरीज़ में हम लोग बहुत सारे टॉपिक अब तक कर चुके हैं, है ना। और आई होप आप सबको पसंद आ रही होगी सीरीज़, क्योंकि मैं जिस तरीके से बच्चों के कमेंट सेक्शन को देख रहा था, है ना, कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छी लग रही है, बट कुछ बच्चे आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, बट कमेंट नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो कि क्यों नहीं वो लोग कमेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप कमेंट वगैरह करेंगे तो हम लोगों को अप्रिसिएशन मिलेगा, हम लोगों को और मोटिवेशन मिलेगा कि हम डेली बेसिस पे आपके लिए इस तरह की वीडियोस कंटिन्यूसली लेके आते रहे। अब आपने देखा होगा कि बीच में थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी हुई थी, बट थिंग्स हैव बीन डन, है ना। सारी चीज़ें बैकअप में कर ली गई हैं एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि चीज़ें अब थोड़ा ज़्यादा रेगुलरली आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इफ़ नॉट डेली तो एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे पे तो आपको यहाँ पर वीडियो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, है ना। अभी हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, एंड सिर्फ हिस्ट्री नहीं, इसी तरीके से आगे चलते हुए हम और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जैसे मैं सोच रहा हूँ साइंस को लेके कुछ वीडियोस लेके आऊँ आपके लिए, है ना। एंड देन जियोग्राफी अगर आप लोगों को चाहिए, मतलब इकोनॉमिक्स का अभी तक मैंने प्लान किया नहीं है वैसे, बट इफ़ यू गाइज वांट आई कैन ऑल्सो मेक वीडियोज़ ऑन इको, है ना। क्योंकि बहुत से बच्चों को ऐसे होता है कि लास्ट के समय में इकोनॉमिक्स में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ कुछ देखने को मिलती हैं। एंड इको में ज़्यादा नहीं, आई थिंक 2 से 3 वीडियो में काम हो जाएगा, या मैक्स टू मैक्स हम 4 वीडियो उसकी बना देंगे। वहाँ पर इतने ज़्यादा टॉपिक्स में कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। एक ही जो टॉपिक, एक ही वीडियो में हम पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे छोटे छोटे, वो सब कवर कर सकते हैं। बट ये चीज़ें तभी होंगी जब आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताओगे इस तरह की चीज़ें, है ना। सो इन आवर टारगेट 50 प्लस सीरीज, जहाँ पर कि हम CDS2 2026 को टारगेट कर रहे हैं इस बार। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिविल रिबेलियन, ट्राइबल रिवोल्ट एंड पीजेंट मूवमेंट। अब ऐसे तो बहुत सारे सिविल रिबेलियन हुए हैं, बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट हुए हैं, पीजेंट मूवमेंट हुए हैं, और मैंने जो कंटेंट बनाया उसमें भी मैं सारे ही आपको यहाँ से गो थ्रू करवाऊंगा। बट एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ, क्योंकि जितने भी आपके मूवमेंट हैं सारे के सारे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोगों को क्या करना है कि मैं यहाँ पर आपको टिक करवा दूंगा जितने भी इम्पोर्टेंट मूवमेंट होंगे। यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, कि जो बाकी मैं करा रहा हूँ उनको जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो, ताकि ऐसा कुछ ना हो कि एग्जामिनेशन में मान के चलो कोई नया आपसे मूवमेंट पूछ लेगा, तो आप लोगों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नहीं करा हुआ आपने। हाँ, जिनको मैं टिक कराऊंगा या जिनको मैं ऐसे बोलूँगा कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनके कहने के पीछे का कारण क्या है। सबसे पहली चीज़ कि लास्ट ईयर्स के मैंने PYQs को चेक किया, है ना। और जब मैंने उसके PYQs को देखा तो मैंने एक ट्रेंड को एनालाइज किया, और उसमें से कुछ जो मूवमेंट्स हैं उनको फिगर आउट करके लाया हूँ आप लोगों के सामने। अब यहाँ पर मैं उन्हीं मूवमेंट्स को बताऊँगा जो बहुत बार रिपीटेटिवली आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं, जैसे सन्यासी एग्जाम्पल के तौर पे। सन्यासी हो गया, ठीक है। सन्यासी के फिर अंदर पे क्या क्या पूछा गया है, लीडर्स के बारे में पूछा गया है। सन्यासी का एक और दूसरा नाम था फ़कीर रेबिलियन, तो वो भी कभी कभी पूछा गया है। ऐसे ही आप देखो वहाबी, वहाबी मूवमेंट आपका पूछा गया है। फिर चौर की अगर हम बात कर ले तो चौर रेबिलियन, कोल, मुंडा, ठीक है। कोल हो गया, कोल के साथ मुंडा वाला जो रेबिलियन हो गया, कोल हो गया, मुंडा हो गया। तो इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आप लोगों को आखिरी में लिखवा दूंगा या फिर टिक करवा दूंगा। बाकी सबका आपको बस क्या करना है कि एक बार हम थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, उनका ज़्यादा कुछ नहीं, उनके बारे में, उनके लीडर्स के बारे में। एंड 3 चीज़ें यहाँ ध्यान रखना कि भाई क्या नाम है मूवमेंट का, ठीक है, उसके लीडर्स कौन रहे हैं, एंड थर्ड चीज़ उसका प्लेस ऑफ एक्शन या ओरिजिन कहाँ पे हुआ है। क्योंकि बहुत सारों में, अच्छा एक और चीज़ जो एडिशनली आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉज। क्योंकि मैंने तो इस तरीके से फिगर आउट सारे ही करके लिखे हैं, पूरा का पूरा PPT आपको या PDF जो है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप जाके इसको गो थ्रू कर सकते हैं। बट फैक्चुअल ओरिएंटेशन से अगर मैं बोलूँ तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल पढ़ के जानी ही जानी है। नाम, लीडर का नाम, प्लेस या ओरिजिन जो उसका है, एंड उसके साथ साथ उसका जो कारण रहा है, उसका जो कॉज रहा है। तो ये 4 चीज़ें तो आप यहाँ पे कर ही लेना। अब चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, है ना। जस्ट इसको बस थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है डेक्कन राइट्स ऑफ 1875। ध्यान रखना इसके ऊपर ब्रिटिश लोगों ने एक कमीशन भी बनाई थी, ब्रिटिश राइट कमीशन। क्योंकि हुआ क्या था, जितने भी आपके पीजेंट्स हुआ करते थे, है ना,
तो उन लोगों ने एक राइड कर दिया डेक्कन के इलाके में, और जितने भी उस समय के ज़मींदार लैंड होल्डर्स होते थे उनका पूरा का पूरा बही खाता जिसमें कि सारा का सारा रिकॉर्ड होता था उसको जला दिया था। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर डेक्कन राइट्स के ऊपर एक कमीशन बना कि भैया इतने बड़े दंगे हो कैसे गए। सो ब्रिटिशर्स ने उस चीज़ को फिगर आउट करने के लिए यहाँ पर एक कमीशन बनाया था। अब समझो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इट वाज अ पीजेंट रिवोल्ट बट नॉट अ मूवमेंट ऑफ पुअर ट्राइबल एंड लैंडलेस पीजेंट्स। पहली चीज तो ये हो गया। सेकंड, इट वाज लेड बाय रिलेटिवली बेटर ऑफ सेक्शन ऑफ पीजेंट्री हु आर कॉल्ड कुनबी पीजेंट्स इन महाराष्ट्र। तो देख सकते हो आप यहाँ पे दोनों टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके डेक्कन राइट से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। अगर इसका आंसर मैं बताऊँ आपको यहाँ पे तो इसका आंसर है सी, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्लियर। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है दैट वाज टॉकिंग अबाउट द कोया एंड कोंडा ट्राइबल चीफ। ठीक है, दोबारा याद रखना किसकी बात हो रही है यहाँ पे। वंस अगेन कोया एंड कोंडा ट्राइबल चीफ, ये मनसबदार फैमिली के अगेंस्ट खड़े हुए थे। तो ये पूछा जा रहा है कि किस तरह का रेबिलियन था, नाम क्या था उस रेबिलियन का, एंड ये पूछा गया आपका CDS 1 2023 में। तो हाल फिलहाल का ये क्वेश्चन है, लास्ट 5 सालों में ही ये आया है। सो पहला है रामपा रेबेलियन 1879 टू 1880, दूसरा है रामपा गुइदम अपराइजिंग 1885। तीसरा स्टेटमेंट आप देखोगे तो ये फर्स्ट वाले से बहुत मिलता जुलता है, रामपा रेबेलियन, बट ये इसका टाइम पीरियड अलग है 1922 से लेके ये 24 की बात कर रहा है, और पहले वाला बात कर रहा है 1879 से लेके 1880 की। हालांकि इन दोनों का जो रीजन है वो सेम है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि जो ये वाला रामपा रेबेलियन है इट वॉज एन एक्सटेंशन टू दिस, बट आपसे पूछा गया कि कोया एंड कोंडा ट्राइबल चीफ्स ने किस में टेक पार्ट किया था। एंड लास्ट इज तेलंगाना आर्म्ड स्ट्रगल 1946 से 51 तक। इसके आंसर की मैं बात करूं तो इसका आंसर है आपका ए, द रामपा रेबेलियन 1879 टू 1880। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेजेंट स्ट्रगल वाज वन ऑफ द आउटकम ऑफ ब्रिटिश ओपियम पॉलिसी। क्लियर, तो वो आपको यहाँ पे देखना है। ये भी अगेन CDS 2 2017 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था जो एक टाइम पे UPSC में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हुआ करता था। वो आपसे क्या पूछेंगे, डिफरेंट टाइप के पीजेंट मूवमेंट या ट्राइबल मूवमेंट या सिविल अपराइजिंग पूछेंगे, एंड देन आपको क्या करना है, उनके जो लीडर्स रहे हैं उनके साथ उसको मैच करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कौन कौन सा पूछा गया है, बक्स लैंड मूवमेंट, एका, मपीला एंड अवध किसान सभा मूवमेंट। ये चारों नाम आप अभी याद रख लो, है ना। टुवर्ड्स दी एंड ऑफ द लेक्चर में इन सबको ही आपके इंपॉर्टेंट मार्क करा के जाऊंगा। और आपको देखो यहाँ पर क्या याद रखना है, लीडर के नाम, जैसे बाबा रामचंद्र किसके हैं, कुन्हामदे हाजी किसके हैं, दारी पासी किसके हैं। क्लियर, कौन कौन से रेबेलियन से कौन जुड़ा हुआ है, तो ये आपको यहाँ पर बात करनी है। अगला देख सकते हो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 के लगभग का क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है, इन ट्राइबल मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी रिजल्टेड आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लैंड डिस्प्यूट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जितने ट्राइबल मूवमेंट हुए हैं 19th सेंचुरी में वो किस वजह से हो रहे थे, वो लैंड डिस्प्यूट या लैंड डिस्प्लेसमेंट की वजह से हो रहे थे। और ये इसका कारण क्या था, द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट लॉज। ठीक है, जैसे आप सबको पता होगा 1920s के लगभग में आपका फॉरेस्ट एक्ट आया था, तो उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट रिजॉल्व द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द ट्राइबल। तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट ने इन सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व कर दिया था। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका ये बता रहा है, बाकी कोडिंग आप देख सकते हो, जिस भी हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये बात कर रहा है डिफरेंट देखो यहाँ पे आपको रेबिलियन दिए हैं, है ना, यानी कि डिफरेंट मूवमेंट दिए हैं, और इनको आपको क्रोनोलॉजिकल तरीके से लगाना है। मतलब पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, थर्ड नंबर पे कौन सा हुआ, उस सब तरीके से लगाना है। सो एक ये क्वेश्चन है, ये भी अगेन CDS में। तो आप देख सकते हो CDS तो इस थीम को बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठा है, तभी तो हमारे इस जो सीरीज़ है उसमें हम यही बोल रहे हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड सीरीज़ बार बार रिपीट हुई है। ऐसा नहीं है कि एक साल अगर नहीं आई तो उसके अगले साल नहीं आई है। ठीक है, अगर आप देखोगे 2025 में अगर इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए हैं तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि मे बी इन 2026 और 2027 में ये अपना कमबैक ज़रूर करे। सो इस तरह के आपको जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर हम प्रॉपरली देखेंगे कि कौन कौन सा रिवॉल्ट आपका हुआ है, कब कब हुआ है। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है दैट इज़ दी सन्यासी रिवॉल्ट। ये कब हुआ था, ये 1763 से लेके 1800, तो एक बहुत लंबा टाइम पीरियड इसमें चला है।
तो पहला नाम तो इसका क्या है, सन्यासी रिवॉल्ट। फिर मैंने आपको बताया भी था कि इसका एक और नाम है जिसे हम क्या बोलते हैं, फकीर रेबेलियन, ठीक है, या फकीर रिवॉल्ट। तो दो नाम है यहाँ पे, सन्यासी रिवॉल्ट एंड फकीर रिवॉल्ट। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो क्या जाती है कि आपको याद रखना है कि इसके लीडर्स कौन कौन है, जैसे मंजुम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक एंड देवी चौधरी। इन सब के बारे में आपको याद रखना है कि ये इसके 4 से 5 जो नाम है बहुत ही फेमस है, जो इस सन्यासी रिवॉल्ट और फकीर रेबेलियन के साथ एसोसिएट कर रखे हैं हमने। इसका कारण क्या था, सो बंगाल में ना एक फेमाइन आया था अराउंड 1770 के लगभग में। अब जब भी फेमाइन आएगा ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, बट जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी रेवेन्यू डिमांड्स को कभी कम नहीं करते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़मींदार हो गया या मनी लेंडर्स हो गए या जितने भी पेजेंट्स थे उनके ऊपर एडिशनल प्रेशर पड़ने लग गया। जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था सो ऑब्वियसली बात है उन्हें और कोई वे आउट लगा नहीं, तो उन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। एंड इसमें आप देखोगे बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स दोनों ने बढ़ चढ़ कर टेक पार्ट किया था। मतलब अगर आपसे पूछा जाए विच वन अमंग द फॉलोइंग सिविल रेबेलियन ऐसे हैं जहां पर हिंदू प्लस मुस्लिम यूनिटी आपको पीक पे देखने को मिलेगी, सो इस रिवॉल्ट को कभी कभी एज अ आप वो भी देख सकते हो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी इस रिवॉल्ट में सबसे ज़्यादा थी। क्लियर, तो ये आपको यहाँ पर एक इसका वन ऑफ द फीचर याद रखना है। फिर आप देखोगे कि वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे क्योंकि ये रिवॉल्ट हुआ था तो मिलिट्री एक्शन के द्वारा सप्रेस कर दिया गया। अब इसी रिवॉल्ट से इंस्पायर होके जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे, या जिनका नाम हम बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोलते हैं, उन्होंने अपनी एक नोवेल लिखी है आनंद मठ, तो उसमें इसका जिक्र ज़रूर किया है, ठीक है। और देवी चौधरानी के बारे में भी उसमें अच्छे से लिखा गया है, और वहीं पर उन्होंने एक पेट्रियाटिक थीम दी है दैट इज़ कॉल्ड, या पेट्रियाटिक एंथम दी है दैट इज़ योर वंदे मातरम। क्लियर, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिविल रेबेलियंस की जब भी बात आएगी। नेक्स्ट आप देखोगे ये वाला उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका बस थोड़ा सा समझ लो कि जो मुमारिज रिवॉल्ट है, कभी भी आप मुमारिज का नाम सुनोगे तो आपको याद रखना है कि दिस इज बिलोंग टू अहोम या असम, ठीक है। तो अहोम लोगों से ये रिलेटेड है, क्लियर, अहोम किंगडम से रिलेटेड है। एंड ये हुआ कहाँ था, ये असम में हुआ था 1769 टू 1799। कारण यही है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी पॉलिसीज और अहोम किंगडम की पॉलिसीज में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, जिसकी वजह से पूरे के पूरे रीजन में बहुत अनस्टेबिलिटी फैल गई थी। इसके लीडर कौन है, अनिरुद्ध देव इसके आपके लीडर रहे हैं। क्लियर, अब यहाँ पर हुआ क्या कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अहोम किंगडम का साथ दिया, तो इस चीज़ से पेजेंट्स क्या हो गए, थोड़े से नाराज हो गए। क्लियर, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला है सिविल अपराइजिंग जो कि गोरखपुर एंड बस्ती में हुआ। अगेन मैं आपको बता दूं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना, वेरी लेस रेलेवेंट है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बहुत आराम से स्किप कर सकते हो। अब करने को तो मैं भी ये कर सकता था कि 4-5 आपके सामने रिवॉल्ट लेके आऊँ और उन्हीं को पढ़ा के चले जाऊँ, बट नहीं, मेरे को आपको एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर देनी थी कि जितना भी किताब में लिखा होता है हर एक चीज़ ज़रूरी नहीं होती, कुछ कुछ चीज़ें को हमको ट्रेस करना पड़ता है PYQs के बेसिस में। तो अगर आप PYQs जाके देखेंगे तो इस तरीके का रिवॉल्ट कभी आपको देखने को नहीं मिला है। अगला है मिदनापुर एंड दालबम रिवॉल्ट, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था, ये बंगाल के लगभग में हुआ था। इसके जो लीडर हैं दैट इज़ योर दामोदर सिंह एंड जगन्नाथ ढाल। अब ये क्यों हो रहा था, क्योंकि उस समय के लगभग में एक न्यू रेवेन्यू सिस्टम जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने लगभग इम्पोज किया था। अब आप टाइम पीरियड देख सकते हो 1766 1774। आप लोग मेरे को बताओ कि किस तरीके का एक रेवेन्यू सिस्टम था वो यहाँ पर इम्पोज किया गया होगा, क्योंकि ना तो ये परमानेंट है, वो 1793 में आया था, ना ये रैयतवाड़ी है, वो 1920 में आया था, है ना ही ये महलवाड़ी है, क्योंकि वो वैसे तो 1922 में आ गया था बट उसको प्रॉपरली लॉन्च किया गया था 1993 में। तो आप मेरे को बताओ, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी कवर कराई है, अगर आप सेकंड लेक्चर जाके देखेंगे इस सीरीज़ का जहाँ पे हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डिस्कस किया है ना, ब्रिटिश एरा के टाइम पे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रही हैं जब हमने उनको डिस्कस किया तो वहाँ पर आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि 1774 के लगभग में कौन सी आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही थी या कौन सा रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिशर्स लेके आए थे, तो उसी पॉलिसी के खिलाफ यहाँ पे रिवॉल्ट था। सो ये आपके लिए रहा आज का क्वेश्चन, ठीक है।
एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग जो भी बच्चे से देख रहे हैं अगर वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर दे तो, क्योंकि इससे होता क्या है कि एक टीचर का मोराल और बढ़ता जाता है कि अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, है ना, यू डोंट नो कि किस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आपके पास जब आ रही है ना, रात में रिकॉर्ड हो रही है कि दिन में रिकॉर्ड हो रही है, तो आपको नहीं पता कि बैकग्राउंड में कितनी मेहनत चल रही है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हमारे एज डिफेंस के चैनल पे जाओगे एंड एज CDS के चैनल को फॉलो करोगे, ठीक है, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि हमने एक सीरीज़ चलाई है, डे प्लानर सीरीज़। जिन भी बच्चों को कोई भी कन्फ्यूजन है कि भैया वो नेक्स्ट 50 डेज किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, सो हम यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं एक टारगेट बेस्ड रिवीजन प्रोग्राम। अब ये जो रिवीजन प्रोग्राम है इसमें हम आपको क्या देते हैं, डेली टारगेट्स प्रोवाइड करते हैं एंड उस डेली टारगेट्स के साथ साथ इवनिंग में आपके 15 टू 20 PYQs जो कि ऑलरेडी ये CDS के एग्ज़ाम में या तो CAPF के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम एटलीस्ट आप इस पोजीशन में होंगे कि आप इसको कवर कर सकते हो। एंड अगर किसी बच्चे को लगता है कि सिर्फ 15 से 20 PYQ से होगा क्या, तो हमने उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन भी निकाला है ना, दैट इज़ आवर CDS सिलेक्शन प्रोग्राम। दिस इज़ आवर पेड इनिशिएटिव, जिसकी खासियत क्या है कि ये सब तो मिलेगा उनको, ठीक है, ये डे प्लानर मिलेगा, ये सब तो उनको मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर उनको अप्रोच क्लासेस भी मिलेंगी कि अगर किसी टॉपिक को उनको अप्रोच करना है तो कैसे, उसकी अप्रोच की क्लासेस यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे। डेली टारगेट जब आप कर लोगे तो इवनिंग के दौरान आपके प्रॉपर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको बुकलेट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये जो बुकलेट्स होंगी ये इसमें क्या होगा, लाइक हमारी एक बुकलेट है PYQ मेनिया। अब इस बुकलेट में है क्या, तो मान के चलो आपने साइंस की हमने आपको शेयर करी PYQ मेनिया, तो इसमें साइंस के जितने भी हैं, चाहे फिजिक्स की बात करूँ मैं, चाहे केमिस्ट्री की बात करूँ मैं, या फिर बायो की बात करूँ, सो लास्ट 5 to 10 ईयर्स के और डिफरेंट एग्जामिनेशन, चाहे CDS हो, CAPF हो, है ना, NDA हो या CISF, CBI, EPF हो, जितने भी एग्जामिनेशन जो आपका कौन करा रहा है, UPSC कराता है, उन सब के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कंपाइल किया है। सो आपको क्या मिल जाएगा, एक होलसम PYQ प्रैक्टिस बुक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एंड विद टॉप ऑफ इट आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, 1-on-1 मेंटरशिप, ठीक है। हमारे मेंटर्स हैं, उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो इधर थ्रू टेलीग्राम मैसेजिंग एंड थ्रू कॉल, ठीक है। कॉलिंग का बस ये है कि टाइमिंग होती है उसकी 9 से लेके 11 बजे तक के बीच में आप कभी भी कॉल कर सकते हो। हाँ, बस आपको क्या करना है, मैसेज करना है, मेंटर से पूछ लेना है कि क्या वो फ्री हैं, अगर वो फ्री होंगे तो वो आपको उसी वक्त कॉल बैक कर लेंगे, ठीक है। तो ये 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। एंड जो लास्ट के 50 दिन बचे हैं ना, अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, बच्चों के साथ कन्फ्यूजन आता है, तो ऐसे में आप सबको बहुत बार ऐसा लगता होगा कि कोई यार इस पॉइंट पे ना ये बता दे कि क्या करना है। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए हम ना आप लोगों के लिए ये CDS का सिलेक्शन प्रोग्राम लेके आए हैं। एंड इसकी फ़ीस हमने कुछ ज़्यादा भी नहीं रखी है, ये सारी चीज़ें हम आपको सिर्फ प्रोवाइड कर रहे हैं कितने में, 999 रुपीज़ में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड होगा इस तरह के कोर्सेज में वो जाके ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको मैसेज करना है हमारे, वैसे तो इनकी डिटेल आपको हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल ACE CDS है और ACE डिफेंस, इन दोनों पे मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आपको नहीं भी है तो आप क्या कर सकते हैं, @palsap677 इस आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपको एडमिशन से रिलेटेड या इस प्रोग्राम से रिलेटेड सारी डिटेल वहाँ पे बता दी जाएंगी। क्लियर। चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। सो ये हम कर रहे थे मिंदपोरे वाला, ठीक है। इसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि भैया ये जो रेवेन्यू सिस्टम की यहाँ पर बात हो रही है, कौन सा ऐसा रेवेन्यू सिस्टम होगा जिसकी यहाँ पर अभी बात हो रही होगी, आपको बस इतनी सी चीज़ यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो ये आप लोग बता देना यहाँ पे ये कौन सा न्यू रेवेन्यू सिस्टम जो लाया गया था, इसको ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा सप्रेस कर दिया गया। अगला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, दैट इज योर पॉलीगार। इसको भी आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लो या मार्क कर लो कि दिस इज वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट।
पॉलीगार की आपको याद रखनी है कि ये कहाँ पर हो रहा है, ये तमिलनाडु के पास हो रहा है। ठीक है, इसके लीडर कौन है, कट्टा बोमन नायकन और उम्मन थुरई। तो ये दो लोग यहाँ पर इसके आपको लीडर देखने को मिलेंगे। वैसे तो ज़्यादातर सिर्फ कट्टा बोमन नायकन का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हुआ क्या था इस पर्टिकुलर एरिया में, जब से ब्रिटिशर्स का दबदबा बना, या आप बोल सकते हो कि ब्रिटिशर्स की मोनोपोली आने लगी, तो वहाँ पर पहले लोकल ट्राइबल चीफ्स हुआ करते थे या लोकल चीफ हुआ करते थे, जिन्हें हम पॉलीगार कहते थे तमिलनाडु में। तो उनका पूरा का पूरा होल्ड या उनकी ऑटोनॉमी यहाँ पर ख़त्म कर दी गई, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। सो अब उस ऑटोनॉमी को या उसी अथॉरिटी को वापस लाने के लिए जो पॉलीगार्स थे, उन्होंने किसके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया, है ना। इस रिस्पॉन्स आप देख सकते हो कि रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया गया था। बट जो कट्टा बोमन थे वो एक रीजनल हीरो बन गए, और वो आज भी सिंबलाइज करते हैं किस चीज़ को, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी। क्लियर, तो ये हो गया आपका सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट। फिर आता है गंजम एंड गुमसूर अपराइजिंग। अगेन मैं ये बोल सकता हूँ कि ये भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको भी आप चाहो तो यहाँ पर स्किप कर सकते हो। पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके पढ़ लेना अगर आप किसी को पढ़ना है तो। अगला आता है पालामाऊ अपराइजिंग। ये किसके द्वारा किया गया था, ये ट्राइबल चीफ्टन एंड पीजेंट भुकान सिंह। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली कारण ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी थी वो इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव थी कि पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान बियर करना पड़ रहा था। अब अगेन रिस्पॉन्स यही होगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स एक माइटी फोर्स थी, है ना, एक मॉडर्नाइज फोर्स थी, एंड इनके अगेंस्ट में अगर पीजेंट्स लड़ेंगे, सोचो हमारी प्रिंसली स्टेट तो इनके अगेंस्ट खड़े नहीं हो पा रहे, जिनके पास पैसा भी है, तो पीजेंट्स कैसे खड़े हो पाएंगे। तो ज़्यादातर का रिस्पॉन्स आपको एक ही देखने को मिलेगा कि ब्रिटिशर्स ने उसको सप्रेस कर दिया था। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था वो पूरे के पूरे छोटा नागपुर एंड जो ट्राइबल था उस वाले एरिया में होल्ड ज़्यादा बन गया था, और जो ट्राइबल्स का होल्ड था वो थोड़ा सा कम हो गया। अगला है केरला का वर्मा पजासी राजा रिवोल्ट। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप देख लेना। ये क्या है, केरला वर्मा पजासी राजा सपोर्टेड बाय नायर्स, है ना, मापिलास एंड पठान्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि नायर्स ने सपोर्ट किया था और मापिलास ने सपोर्ट किया था। ठीक है, अब इसमें कारण क्या था, तो जो ब्रिटिश की टैक्स पॉलिसी थी और एक डिस्प्यूट चल रहा था, वायनाड डिस्प्यूट। ठीक है, वायनाड का जो डिस्प्यूट चल रहा था, वायनाड जो एरिया है वो कहाँ पर पड़ता है आप सबको पता होगा, तो उसके कारण से यहाँ पर ये रिवॉल्ट हो रहा था। रिस्पॉन्स अगेन वही होगा कि ब्रिटिश ने सप्रेस कर दिया। ठीक है, एंड जो लीडर थे आपके पजासी राजा, उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन इट इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इन केरला। आज भी वहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस का सिंबल इसे माना जाता है। अगला आता है विजिंगरम रेबिलियन। अगेन वेरी मतलब लेस इम्पॉर्टेंट, है ना, चाहो तो स्किप भी कर सकते हो आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आप देखोगे जो 2-3 है ना, लाइक विजिगरम, ये भी आप स्किप कर सकते हो। अवध सिविल रेबिलियन, ठीक है, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। देखो अलग से कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है ना। लीडर कौन है, जो वहाँ के ज़मींदार और पीजेंट हुआ करते थे, बस उनका नाम है। यहाँ पर होता क्या था, ब्रिटिश ने अवध की ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को यहाँ पे थोड़ा सा छेड़ा था। एंड आप देखेंगे तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि अवध को लेके तो हमारे बहुत सारे जो गवर्नर जनरल्स हुए थे, लाइक डलहौजी की अगर मैं बात करूं, उन्होंने तो बोला भी था अ चेरी दैट विल ड्रॉप इन आवर माउथ। ठीक है, तो इस तरह से वो इसको माना करते थे। नेक्स्ट है भिवानी अपराइजिंग, हरियाणा की जो थी 1803 में। ठीक है, अगेन इसको आप देख सकते हो कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो पॉलिसीज़ होती थी उनके खिलाफ ये हरियाणा के जो भिवानी के आसपास के इलाके के चीफ्स हुआ करते थे या पेजेंट्स हुआ करते थे, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े थे। आउटकम इसका सेम ही रहना है या रिस्पॉन्स सेम ही रहना है, ब्रिटिश फोर्सेज ने सप्रेस कर दिया था। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर वेल्लोर म्यूटिनी। ठीक है, 1806 में आप देखेंगे वेल्लोर में एक म्यूटिनी हुई थी। आप ऐसा मान सकते हो कि जो हमारी एक रिवॉल्ट हुआ था ना, रिवॉल्ट ऑफ 1857, उससे जस्ट पहले यानी कि उससे कुछ साल पहले तमिलनाडु यानी कि साउथ इंडिया की तरफ सेम एक रिवॉल्ट हो चुका था। बट क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उसको सप्रेस कर दिया था एंड वहाँ पर इतनी ज़्यादा हाई ऑपरेसिव मेजर्स ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाए गए थे कि बाद में आप देखोगे तमिलनाडु ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में टेक पार्ट किया ही नहीं। थोड़ा बहुत अगर कुछ लीडर्स वहाँ से आए भी होंगे तो ज़्यादा लेवल पे तमिलनाडु कभी उस रिवॉल्ट ऑफ 1857 में
पार्टिसिपेट करने आया ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी वेल्लोर के समय पे म्यूटिनी कर चुके थे। ठीक है, अगेन ये किसने करी थी? ये इंडियन सिपाहीज ने करी थी, जो वेल्लोर के आसपास के इलाके में पोस्टेड हुआ करते थे। कारण ये था कि जो ब्रिटिश मिलिट्री ड्रेस कोड हुआ करता था, ठीक है, उसको प्रिसीव करा गया एज अ रिलीजियस इंसल्ट के तौर पे, क्योंकि वहां पर जो इंडियन अटायर हुआ करते थे उनको बैन कर दिया गया एंड ड्रेस कोड लगा दिया गया। तो उसी की वजह से यहाँ पे म्यूटिनी हुई। अगेन रिस्पॉन्स, म्यूटिनी को सप्रेस कर दिया गया, है ना। लेकिन इसका कुछ ओवर लास्टिंग इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अगला है बुंदेलखंड डिस्टर्बेंस, अगेन वेरी लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्किप कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप पीडीएफ से आराम से पढ़ लेना, आपको ग्रुप में मिल जाएगा हमारे कौन से वाले, एस सीडीएस वाले ग्रुप में। चलिए नेक्स्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेल्लू थम्पी रिपोर्ट। ठीक है, वेल्लू थम्पी रिवोल्ट, इसके जो लीडर हुआ करते थे वो थे दीवान वेल्लू थम्पी। अगेन इनको भी जो नायर ट्रूपर्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो त्रैवंकोर का एरिया था, वहाँ के राजा सब्सिडरी अलायंस को साइन कर रहे थे, किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। सो उसी के ऑब्जेक्शन में वेल्लू थम्पी, जो उस समय वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने ये रिवॉल्ट स्टार्ट किया था। रिस्पॉन्स सेम ही है ना। सप्रेशन जो था उसको मतलब जो रिवॉल्ट था उसको सप्रेस कर दिया गया जैसे ही थम्पी की डेथ हुई। ये आपको ध्यान रखना है। अगला आता है परला की मीडिया प्राइजिंग। अगेन इसके नाम याद रखना चाहो तो यहाँ पे नाम याद रख लेना, नारायण देव एंड गजपति देव। कारण क्या था? एक्सेसिव लैंड एंड रेवेन्यू टैक्सेस यहाँ पर पीजेंट से लिए जा रहे थे। सो बस इतना आपको याद रखना है। फिर आता है बरेली राइजिंग। ठीक है, इसके बारे में भी आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ योर पाइका रेबेलियन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लीडर कौन है? बख्शी जगबंधु विद्याधर। नाम याद रखना क्या? बख्शी जगबंधु विद्याधर। ठीक है, पाइका रेबेलियन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ का है? ये आपका उड़ीसा का है। लगभग 1817 में ये रेबेलियन हुआ था और उड़ीसा के पास हुआ था ये। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था? कारण कि भैया लैंड डिस्पोजिशन हो रहा था, रेवेन्यू डिमांड्स बढ़ गए थे और वहाँ की जो करेंसी थी वो बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो गई थी। अगेन रिस्पॉन्स आप देखोगे क्या रहेगा? रिस्पॉन्स जो भी लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया या एग्जीक्यूट कर दिया गया, तो फिर ये जो मूवमेंट था वो भी सप्रेस हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे नेक्स्ट जो फेज आपको देखने को मिलेगा दैट इज द कच्छ रेबेलियन। ये 1816 से लेकर 1832 में हुआ था। कहाँ पर? गुजरात के इलाके में। इसके जो लीडर थे वो थे महाराजा भारमल। ठीक है, महाराजा भारमल सेकंड थे। और क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटिश बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते थे किसके? कच्छ एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अगेन रिस्पॉन्स क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने मिलिट्री एक्शन लिया फॉर रिकनसाइलेशन। अगला आता है वगेरा राइजिंग। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप टिक कर सकते हैं। वागेरा चीफ जो हुआ करते थे उनके वजह से मतलब ये रिवॉल्ट हुआ था। कॉज क्या था? डिस्प्यूट ओवर बड़ौदा फोर्टिफिकेशन। तो जो बड़ौदा एरिया था, है ना, वहाँ पर फोर्टिफाई करने की कोशिश करी गई थी। उसको मतलब ब्रिटिशर्स को ने उस स्टेप को उतना अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया। एंड अगेन यहाँ पर फिर आप देखोगे कि पूरा एक तरीके से सिविल रेबेलियन यहाँ पर हुआ। नेक्स्ट आता है वहाबी मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका टेरिटोरियल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो बंगाल, बिहार, NWFPN, पंजाब वाला इलाका, इतना लंबा इलाका, इतना बड़ा इलाका, वहाँ पर ये हो रहा है। साथ साथ इसके जो लीडर हैं उनका नाम आपको याद रखना है, सैयद अहमद एंड तीतू मीर। ठीक है, तीतू मीर का अपना एक रिवॉल्ट भी था जिसे हम बोलते हैं फराजी। ठीक है, फराजी मूवमेंट या तीतू मीर मूवमेंट। क्लियर? इसका काम क्या था? ये जो वहाबी मूवमेंट था इट इज़ अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। देखो दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक होते हैं रिफॉर्मिस्ट। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे सोशल मूवमेंट की तो दो तरह के होते हैं। पहला होता है रिफॉर्मिस्ट, ठीक है, एंड सेकंड होता है रिवाइवलिस्ट। अभी जो रिफॉर्मिस्ट होते थे ये क्या करते हैं भैया? जो करंट में चीज़ें चल रही है या आपका जो रिलीजन है उसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे, मतलब उसमें कुछ न्यू रिफॉर्म्स लाएंगे जिससे कि वो और ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो जाए। रिवाइवलिस्ट क्या करते हैं? यूजुअली रिवाइवलिस्ट बैक टू ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट को फोकस करते हैं, यानी कि
जो ओरिजिनली आपके रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा है उसके हिसाब से उस चीज़ को चलाएंगे। मतलब चाहे अगर हम मुस्लिम धर्म की बात कर ले, चाहे हम हिंदू धर्म की बात कर ले, दोनों क्या करेंगे, उनके जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनमें क्या लिखा है उसके बारे में जाके पढ़ेंगे, है ना, और वैसी ही चीज़ों को दोबारा से इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पर कोशिश करी जाएगी। सो इट इज़ अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, ये मैंने आपको बता दिया। अगला है सतारा का रिवॉल्ट, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड गाडगरी रिवॉल्ट, दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आप गडकरी रिवॉल्ट को तो एक बार फिर भी याद रख लेना कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स फ्रॉम दी महाराष्ट्र, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गडकरी कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। तो वो सिविल रिबेलियन में मैंने आपको 3-4 इंपॉर्टेंट बताया, एक बार दोबारा देख लेते हैं कौन कौन सन्यासी, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका पॉलीगार, देन आ गया आपका कौन सा वाला, विल्लौर म्यूटिनी, विल्लू थम्पी रिवोल्ट, पाइका रेबेलियन वगैरह एंड वहाबी। तो ये कुछ हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक शुरू होगा इसमें, दैट इज योर ट्राइबल रिवॉल्ट। अब इन रिवॉल्ट्स को देखेंगे आप यहाँ पर, तो ये रिवॉल्ट्स ना 3 फेजेस में हुए हैं इंडिया में, मतलब तीनों फेजेस का अपना अपना कुछ एक सिंबॉलिक रेलेवेंस है। तो इन तीनों फेजेस को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, बट आज इस वीडियो में हम सिर्फ ट्राई करते हैं कि पहले हम फर्स्ट फेज को कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगर हम तीनों को पढ़ने जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रिवॉल्ट हुए हैं आपके ओवर द टाइम, बहुत डिफरेंट रिवॉल्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आज हम ट्राई करते हैं कि फर्स्ट फेज कर ले, एंड कल इसी वीडियो का जो एक्सटेंशन आएगा, सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम करेंगे कि सेकंड फेज एंड थर्ड फेज को पूरी तरीके से अच्छे से कवर कर लेंगे। क्लियर। सो चलो आज फर्स्ट फेज को आज निपटाते हैं। सो सबसे पहला रिवॉल्ट है आपका यहाँ पर जो ट्राइबल्स का है, दैट इज योर पहाड़िया रिबेलियन। अब आप पहाड़िया रिबेलियन की बात करोगे तो ये कहाँ से रिलेटेड है, ये राजमहल हिल्स के आसपास है। अगर आपने हिस्ट्री की थीम्स पढ़ी हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे उसमें थीम 3 की बात करोगे तो एक एरिया है आपका थोड़ा सा ये उड़ीसा और ये राजमहल हिल वाला एरिया, ठीक है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक हॉट ट्राइब के बारे में आपको जिक्र मिलेगा जो कि है संथाल, ठीक है। आप देखोगे संथाली जो थे उनको लाके उस एरिया में बसाया किसने, ब्रिटिशर्स ने बसाया। बाद में संथालियों के साथ भी दिक्कत हुई, है ना। इसको क्रोनोलॉजी को समझो कि ब्रिटिशर्स यूजुअली क्या करते थे, अगर उन्हें कोई एक एरिया साफ करना है या कोई एक एरिया ऐसा है जो उनको चाहिए, तो वो क्या करते थे, वहाँ के जो लोकल इनहेबिटेंट्स है सबसे पहले उनको वहाँ से बाहर निकालते थे। तो जो पहाड़िया रेवलियन था, यानी कि वहाँ पर उस समय जो पहाड़िया कम्युनिटी रहती थी, अब उसको हटाने के लिए वो वहाँ पर किसको लेके आए, संथाली। तो सबसे पहले हुआ क्या, संथाली और पहाड़िया लोगों के बीच में लड़ाई हुई। अब इसको समझो, संथाली एंड पहाड़िया लोगों के बीच में लड़ाई हुई। मतलब हो क्या रहा था कि जब ब्रिटिशर्स आने की कोशिश कर रहे थे, ये तब की बात है पहाड़िया रेबेलियन, जब ब्रिटिशर्स आ रहे थे तो पहाड़िया लोगों ने उतने अच्छे से उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो उन्होंने रेबेलियन किया। अब इस रेबेलियन के बाद उन्होंने क्या किया कि भैया हम लोग तो नहीं, मतलब ब्रिटिशर्स उतने अच्छे से कि बार बार रेबेलियन हमसे नहीं झेला जाएगा, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ट्रिक यहाँ पे यूज़ करी। अब उन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा जब दिमाग लगाया तो उन्होंने बोला कि अगर हमसे ये लड़ रहे हैं क्योंकि हम फॉरेनर्स हैं, हम बाहर के लोग हैं, हमें उतना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सो हम क्या करते हैं, किसी ऐसी कम्युनिटी को यहाँ पे लाके बसाते हैं जिनके साथ ये आपस में लड़े। तो संथाली वहाँ पे आए, तब आप देखोगे संथाली और पहाड़िया लोगों के बीच में लड़ाई हुई। अब धीरे 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 जो संथाली लोग थे उन्होंने उनको इतना घसीट दिया कि बाद में जो पहाड़िया थे वो सिर्फ हिल्स के एरिया में रिस्ट्रिक्ट होके रह गए, और जो प्लेन का एरिया था वहाँ पे कौन आ गया, संथाली। तभी आप एक शब्द का नाम भी सुनोगे जो कि यूपीएससी पहले पूछ चुका है, ठीक है, दामिनी को। अब जाके देखना कुछ साल पहले लाइक 2023 एंड 22 के लगभग में इस तरह का सवाल आपका यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया, दामिनी को किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। वो कभी पूछ लेता है किस कम्युनिटी से रिलेटेड है, कहाँ पर है, किस चीज से रिलेटेड है, तो ये सब पूछ सकता है। तो पहाड़िया रेबेलियन आप सबको पता लग गया आपकी कहाँ का है, राजमहल हिल्स। ओके, इसके लीडर कौन है, राजा जगन्नाथ इसके लीडर हैं। और ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये किसके अगेंस्ट था, तो जो वहाँ पर ब्रिटिश इम्पोज्ड सेटल्ड एग्रीकल्चरर्स थे या ब्रिटिश प्लांटर्स थे उनके खिलाफ हुआ करता था, क्योंकि इन्होंने जो ट्रेडिशनल रीडिंग प्रैक्टिसेस एंड ट्रिब्यूट कलेक्शन था उसको ख़त्म कर दिया था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये हो गया, इसको स्टार मार्क कर लो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अगला आता है रिवोल्ट ऑफ टिक्का मांझी, है ना। तो ये कौन से वाले इलाके में थे, ये था संथाल परगना, जो मैंने आपको बताया ही अभी। टिक्का मांझी का रिवोल्ट हुआ था, इसके लीडर कौन थे, टिक्का मांझी, जबरा पहाड़िया। इन्होंने ब्रिटिश के जो ट्राइबल ट्रेडिशंस को ख़त्म करने के जो भी उन्होंने एफर्ट्स करे थे, उनके अगेंस्ट यहाँ पर रिवोल्ट किया था। सो जो टिक्का मांझी थे वो बेसिकली अपनी एक टैक्टिक्स को यूज़ करते थे जो इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड गुरिल्ला अटैक। आपने सुना होगा मराठा, है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज भी इस चीज़ को यूज़ करा करते थे। सो टिक्का मांझी भी इस सेम टैक्टिक को यहाँ पे यूज़ करते थे, हालांकि हार गए थे इन 1785। अगला आता है चौर अपराइजिंग, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट, चौर अपराइजिंग, इसको आपको याद रखना है। इसके बहुत सारे फेजेस चले हैं चौर के, जैसे 1766 से 72, 95 से 16। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है जंगल महल रिबेलियन, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, जंगल महल रिबेलियन के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे दुर्जन सिंह, मधाब सिंह, राजा मोहन सिंह, लक्ष्मण सिंह एंड जगन्नाथ सिंह, ये आपको याद रखना है। इसका कारण क्या था, इसका कॉज क्या रहा है, टैक्सेस को जो बढ़ा दिया गया था, ठीक है, कॉज्ड बाय इंक्रीज टैक्सेस एंड परमानेंट सेटलमेंट। तो चौर जो हुआ करते थे उन्होंने इस चीज़ को रेजिस्ट किया, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो अपना पूरा का पूरा एक इकोनॉमिकल कंट्रोल बना रहे थे उस पूरे एरिया में। सो इस कंट्रोल को रोकने के लिए, इस कंट्रोल को तोड़ने के लिए, या उस पर अपना क्या बोल सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन शो करने के लिए यहाँ पर चौर ने ये अपराइजिंग करी थी। अगला रिवॉल्ट आता है तामर रिवॉल्ट। अगेन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये टीका मांझी वाला है, ना ही है तामर रिवॉल्ट है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इनके जो लीडर्स थे, बस उनका नाम भी आप अगर पढ़ लोगे जस्ट टू फॉर दैट रेफरेंस, कि अगर कभी पूछ लिया तो आप उस वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी हमेशा प्रिपेयर रहना। तो भोलेनाथ या भोलानाथ सह, जातर भगत, बलराम भगत, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर आती है भील अपराइजिंग, ठीक है। ये जो भील अपराइजिंग है इसके बारे में देख लेते हैं। इसके लीडर थे गोविंद गुरु 1913 में, और 1913 में ही आपका हुआ था मनगढ़ मैसेक्रे, ठीक है। भील ने क्या किया था, जो ब्रिटिश उनकी जो एरिया था, उनकी जो टेरिटरी थी, वहाँ पर आके जो कंट्रोल स्टेब्लिश कर रही थी, है ना, उनके माउंटेन रूट्स पे एंड ट्रिब्यूट सिस्टम्स पे, उन्होंने उस चीज़ को रेजिस्ट करने के लिए, अब देखो अगर ब्रिटिश का कंट्रोल होगा तो जो भील्स का कंट्रोल था वो चला जाएगा। सो इस चीज़ की वजह से भील अपराइजिंग यहाँ पर हुई थी। ये कौन कौन से इलाके में हुई है, दिस हैपन इन वेस्टर्न घाट, खानदेश, सदर्न राजस्थान, तो उस पूरे इलाके में आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड रामोसी अपराइजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामोसी अपराइजिंग क्या है, रामोसी अपराइजिंग के आपको दो फिगर देखने को मिलेंगे। पहला तो हम इसको कहाँ पर पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग इट इन द ट्राइबल रिवॉल्ट्स, एंड सेकेंड वी विल स्टडी इन द पीजेंट रिवॉल्ट 2। ये रामोसी दो चरणों में हुआ है या दो अलग अलग स्पेक्ट्रम में हुआ है। एक ये भी है, बाद में आप देखोगे रामोसी पीजेंट वाला, वो बाद में मिलेगा आपको यहाँ पे। सो इसका टाइम पीरियड क्या है, इट हैपन ड्यूरिंग 1822 टू 1829। इलाका इसका था वेस्टर्न घाट, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके जो लीडर हुआ करते थे वो कौन कौन हुआ करते थे, वो आप लोगों को यहाँ पे याद रखने हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये कुछ चीज़ें मिटा देते हैं, यस। सो इसके जो लीडर हैं वो हैं आपके चित्तूर सिंह, उमाजी नायक, बापू त्रिम्बक जी सावंत, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि ये सब क्या हुआ करते थे, फॉर्मर मराठा सोल्जर हुआ करते थे जिन्होंने इस रिवॉल्ट को लीड किया था। तो जैसे ही मराठाओं की डिफीट हुई थी उस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गए थे और इन्होंने अपना एक खुद का रेजिस्टेंस चालू किया था अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट आता है आपका अहोम रिवोल्ट, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, असम में हुआ था, ठीक है। आप इनके नाम याद रख सकते हैं, जो भी इनके लीडर हैं उनको आप पीडीएफ से आराम से पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट है कोल म्यूटिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1831 टू 32 छोटा नागपुर रीजन में हुई थी, एंड इसके जो लीडर थे दैट इज योर बुद्धो भगत, ठीक है। रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी एंड एक्सप्लॉयटेशन, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है संथाली या संथाल रेबेलियन, जिसके लीडर थे सिद्धू मुर्मू एंड
कानू मुर्मू, ये तो आप सबने देखा भी होगा। इट इज़ वन ऑफ द इमीडिएट, आप कह सकते हो कि कॉजेज ऑफ 1857 का रिवॉल्ट। मतलब इसने क्या किया था, इसने एज अ रोल ऑफ मोटिवेशन या स्कोप ऑफ मोटिवेशन का काम किया था तो प्रिंसली स्टेट्स कि भाई देखो एक ट्राइब ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने को तैयार है। हुआ क्या था यहाँ पे, जो सिद्धू और कानू थे, इन्होंने एक पूरी की पूरी स्टोरी बनाई है ना टू द ट्राइबल्स, जब इनको पता लगा कि भाई अब तो लड़ना है। एंड सामने एक मॉडर्नाइज फोर्स है, आप ट्राइबल कम्युनिटी के लीडर आप समझ लीजिए अपने आप को, आपके पास कोई भी मॉडर्न वेपन नहीं है, वहाँ पर बंदूकें हैं और यहाँ पर सिर्फ भरचा फाला ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो तलवार हो गई या बो एंड एरो हो गया, तो इन सब से आप कैसे लड़ेंगे, है ना, इतने मॉडर्नाइज वेपन से आप कैसे लड़ेंगे। ये तो वही बात होगी कि सामने वाले के पास मैंने AK-47 दे दी और मैं आज भी 303 चला रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाला भारी पड़ेगा। तो ऐसे में इन्होंने मोटिवेट करने के लिए कहानी बनाई, बिकॉज जो संथाली लोग थे दे वर वेरी रिलीजियस एट अ टाइम। सो सिद्धू और कानू ने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने अपने ड्रीम में हमारे जो गॉड हैं, ठीक है, जिनको वो प्रीच करते थे, गॉड कृष्णा, उनको देखा। एंड गॉड कृष्णा हैज़ गिवन अस क्लियरेंस एंड अश्योरेंस कि आप लोग जाओ, आप लोग लड़ो, है ना, आई विल बी योर प्रोटेक्टर, मैं आप लोगों के लिए ढाल की तरह यहाँ पे खड़ा रहूँगा। एंड इस बूस्ट ऑफ मोटिवेशन से आप देखो संथाली लोग इतना अच्छा लड़े, इतना अच्छा लड़े कि जो फर्स्ट वेव थी ब्रिटिशर्स की उसको हरा दिया उन्होंने। ऑल द बाद में री आया और उसने आके संथालियों को हरा दिया। बट अगेन एक ट्राइबल ग्रुप उस समय की मॉडर्नाइज, आप बोल सकते हो कि ब्रिटिश फोर्सेस को हरा जाए। इट वाज लाइक हमने ऑटो से ऑडी ठोक दी, है ना, और ऑडी को ज़्यादा नुकसान हो गया, ऑटो बिल्कुल मस्त सही सही बच गया। सो अगेन अब इस तरह के मोटिवेशन के बाद यहाँ पर पूरे इंडिया में आपने देखा होगा कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी देन हुआ था। क्लियर, तो संथाली रेबिलियन का तो इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है ये है। नेक्स्ट आता है कोंड अपराइजिंग, ये कहाँ पर हुई थी, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, चाकरा बिसोई, अगेन नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, चाहो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका कोली अपराइजिंग, है ना, ये जो कोली अपराइजिंग थी महाराष्ट्र एंड गुजरात वाले इलाके में हुई थी, ठीक है, अगेन नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, आपको साथ साथ टिक लगाते चलो। तो ये वाला था संथाली कोल था, ठीक है, ऊपर लगाया कि नहीं लगाया एक बार चेक कर लेते हैं। रामोसी बहुत इंपॉर्टेंट था, भील भी आपका ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भील से भी आप यहाँ पर याद रखना कि भील इज़ वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब इसके बाद बचे आपके सेकंड फेज, थर्ड फेज, है ना, आप देख सकते हैं दिस इज द सेकंड फेज, दिस इज द थर्ड फेज। आप देखो यहाँ पे भी रामपा रेबिलियन आपको देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पूरा का पूरा देखो क्रोनोलॉजी देख लो, अभी हम कहाँ तक आ गए ये आप देख सकते हैं। चौर शुरुआत हुई थी, चौर 1766 टू 1816, फिर पहाड़िया राजमहल वाली, रिवॉल्ट ऑफ टीका माझी, कामर रिवॉल्ट जिसमें किस किस ने टेक पार्ट लिया था, आपके कुछ ट्राइब्स ने लिया था, ओराउन एंड मुंडा। नेक्स्ट आ जाती है आपकी भील अपराइजिंग और रामोसी अपराइजिंग, ठीक है, अहोम रिवोल्ट, संथाल रिबेलियन जो अगेन राजमहल हिल्स के आसपास था, कोंड अपराइजिंग अगेन आपको यहाँ दिख जाएगा, एंड कोली अपराइजिंग। तो ये पूरा का पूरा पार्ट है जो हमने अभी तक यहाँ पर कवर कर लिया है, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट फेज ऑफ योर ट्राइबल रिवोल्ट इन इंडिया। इसके बाद के जितने भी है दे विल बी कवर्ड अंडर द सेकंड एंड थर्ड स्टेज। तो एक बार देख लेते हैं और क्या क्या है। सो एक तो ये हो गया, फिर आप देखोगे मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से ट्राइबल मूवमेंट हुए हैं, है ना। फिर हम देखेंगे मिलिट्री अपराइजिंग कोई हुई है क्या, जितनी भी आपकी, जैसे ये देखो सिपाही मिलिट्री अपराइजिंग, वेल्लोर म्यूटिनी, 47 नेटिव इन्फेंट्री, ये सब आपका बिफोर 1857 ऑलरेडी हो चुकी थी, ठीक है। और नेक्स्ट फिर हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा कल का, दैट इज ए पीजेंट मूवमेंट। जो भी इंपॉर्टेंट आपके पीजेंट मूवमेंट थे, चाहे वो देखो सन्यासी थे, क्योंकि सन्यासी हमने अभी ऊपर भी पढ़ा सिविल में, तो सन्यासी को दोनों जगह ले सकते हो, है ना। फिर आपका आता है नरकेल बेरिया, ठीक है, पागलपंथीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, पागलपंथी जो आपका रिबेलियन था। फिर इंडिगो रिवॉल्ट है, डेक्कन रिवॉल्ट है, पाबना
रामूसी, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे रामूसी देखो यहाँ भी मैंने बोला, और ऊपर सिविल वाले में भी पढ़ाया था, वहाँ पर अलग था। सॉरी, ट्राइबल में वहाँ पर अलग तरीके से था, उसकी टाइमलाइन अगर थी। यहाँ की जो रामूसी है उसकी टाइमलाइन अलग है, ठीक है। और लीडर भी आप देख सकते हो अलग अलग है, ठीक है। तो इसी के साथ फिर हम कल का लेक्चर भी खत्म करेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट आपका होता है, मैंने आपको बोला ही है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, है ना। वहाँ पर आपको मेंटर्स से बात करने का मौका मिलेगा। एंड मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप चाहते हो 1-on-1 मेंटरशिप, तो सिलेक्शन प्रोग्राम हमने अभी लॉन्च किया है हाल फिलहाल में। 25 तारीख से उसके क्लासेस शुरू होंगी, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, है ना। मेंटरशिप से आप ही को फ़ायदा होगा। आपको लास्ट के जो 2 महीने ये बचे हैं या 50 डेज जो बचे हैं, उसमें आप ही को मदद मिलेगी, क्योंकि जब तक बच्चा डायरेक्शन लेस होता है तो उसको पता नहीं किधर भागना है। जैसे आपने देखा होगा ना, जो हॉर्सेज होते हैं उनकी आंखों के बगल में थोड़ा सा एक वो उन्होंने पट्टी बनाई हुई होती है। क्यों बनाई होती है? क्योंकि अगर हॉर्स को इधर उधर की सारी चीज़ें दिखेंगी तो वो इधर उधर भागेगा और अपना एक पाथ पे नहीं चल पाएगा। सिमिलरली गाइडेंस या मेंटरशिप वही काम करती है कि इट विल शो यू अ वे, किधर काम करना है, किस तरीके से काम करना है। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, है ना। एंड इस वीडियो का जो मेरा मोटिव था वो मैं अच्छे से कन्वे कर पाऊंगा। इफ़ यस, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि हाँ भाई आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कि सर इस तरीके से करा लो, ये चीज़ें करा लो, ये टॉपिक करा लो, आप खुद से भी सजेस्ट कर सकते हैं। हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए एक सजेशन बॉक्स का काम कर सकता है ना। आपको जो भी चीज़ें चाहिए आप कमेंट पे लिखो, बताओ आपको क्या चीज़ें चाहिए, है ना। कि सर इस टॉपिक में दिक्कत है, ये वाला कवर करा दो, इसमें और क्या क्या चीज़ हो सकती हैं। तो आप लिख के बताओ, हम उस चीज़ को फटाफट कवर कराएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।